हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम यहाँ की आरसीईपी की और आरसीईपी की 29वीं जो बैठक हुई है, और उस बैठक में भारत को पुनः शामिल करने के लिए डिमांड की गई है। भारत का आग्रह किया गया कि आप इसमें शामिल होइए, नेगोशिएशन कीजिए, नेगोशिएशन टेबल पर आइए और जो भी आपकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि आप भी लंबे समय से यदि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हो, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने आरसीईपी का नाम सुना होगा। तो हम यहाँ पर आरसीईपी की बात करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आरसीईपी क्या है और भारत का क्यों बार बार आग्रह किया जा रहा है और भारत क्यों बार बार मना कर रहा है आरसीईपी में शामिल होने के लिए, क्यों, और ऐसे कौन कौन से संदेह है या भारत क्यों नहीं शामिल होना चाह रहा है इसमें। तो बात करेंगे, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो सुनने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से एक और निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस के चलते जो इकोनॉमी की लगातार गिरती जा रही है, वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है उसकी हम बात करें, मार्केट शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो ऐसे में इसी बीच में एक और मांग उठती जा रही है, और वो ये है कि भारत से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आरसीईपी के अंदर शामिल हो जाइए। तो आरसीईपी की जो हाल ही के अंदर 29वीं जो बैठक हुई है उसके अंदर भारत से आग्रह किया गया है कि वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए, कि आप टेबल पर आइए और जो भी आपके आशंकाएं इस आरसीईपी को लेकर हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत के द्वारा इसके ऊपर बार बार मना किया जा रहा है आरसीईपी में शामिल होने से। तो अब पहले हम यहाँ पर आरसीईपी को जाने उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आसियान, क्योंकि देखिए यदि आरसीईपी की हम पूरी बात करें तो आरसीईपी क्या है कि जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है, जो कि आसियान प्लस और उसके जो 6 भागीदारी देश हैं, इन देशों का एक व्यवस्था है। यानी कि एक इन देशों की आर्थिक भागीदारी के रूप में एक व्यवस्था बनाई गई, ताकि इन 16 देशों में, यानी कि 10 तो आसियान देश और 6 भागीदार हो गए आसियान के, तो इन 16 देशों के बीच में एक मुक्त व्यापार को स्थापित किया जाए, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, और जिसमें कि व्यापार के नियमों में, नीतियों में सरलता लाई जा सके और कम से कम टैरिफ रखा जाए, यानी कि टैक्स फ्री किया जाए, और या फिर टैक्स है वो कम से कम किया जाए। तो इसके लिए ही आरसीईपी बनाया गया है। लेकिन अब हम आरसीईपी की डिटेल से डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो आसियान है, जो ये आसियान के क्या है कि 10 देश हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश है, दक्षिण पूर्व एशिया है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं इनका आपस में एक आसियान है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशिया नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया जो नेशन है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की ये 10 देशों का संगठन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यांमार हुआ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस और इंडोनेशिया। तो ये सभी के सभी देश हैं जो वो है आसियान के देश हैं। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के इन 10 देशों का संगठन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में ये 10 ही देश आते हैं और इन्हीं देशों का एक संगठन है जिसका नाम है आसियान। और इसकी यदि हम आसियान की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी बैंकॉक घोषणा के तहत 8 अगस्त सन 1967 को। तो इसके जो मूल देश थे वो 5 थे, उसके बाद में 5 देशों को बाद में धीरे धीरे शामिल किया गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आसियान का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त सन 1967 को। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और पहला सम्मेलन हुआ था 1976 में बाली में। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, और उसके बाद लगातार इस जो संगठन है वो बहुत ही सक्रिय संगठन है, और इसके अब वर्ष 2007 से अब वर्तमान तक इसके हर साल 2 सम्मेलन होते हैं, एक नवंबर में होता है और एक जून में होता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और ये तो हुई बात इसकी आसियान के, और आसियान के जो 6 अन्य भागीदारी देश हैं जिसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके 6 क्या है
भागीदारी देश हैं, यानी कि ये एक सहयोगी देश हैं, इसे कह सकते हो। और भारत इसका सहयोगी अर्ध सहयोगी बना था सन 1992 में, और फिर 1996 में इसको क्या बना दिया गया था, पूर्ण सहयोगी बना दिया। और वर्ष 2002 से भारत, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2002 से भारत आसियान प्लस 1 के तहत ये क्या है कि अलग से इनका सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम आसियान 3 की बात करें तो वो है यानी कि दक्षिण कोरिया, जापान और चाइना। तो ये 3 देशों का यदि आसियान के साथ बैठक होती तो वो होती है आसियान प्लस 3 के नाम से। भारत के साथ होती है वर्ष 2002 से वो आसियान प्लस 1, और आसियान प्लस 6 होती है, जो इसके 6 भागीदारी देश हैं उनके तहत जो बैठक होती है तो उसको हम बोलते हैं आसियान प्लस 6। तो ये 6 देश हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि इन देशों का मतलब कि जितने भी आसियान के 10 देश हैं उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि आसियान मुक्त व्यापार समझौता भी है। ये किनकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि आसियान के आपसी 10 से 10 देशों की क्या है कि आपस में इनका जो मुक्त व्यापार है। अब यहाँ पर आता है कि इन लोगों के द्वारा जब ये समझौता कर लिया गया कि मुक्त व्यापार समझौता कर लिया गया इन आपस में 10 के 10 देशों के साथ, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब क्यों न हम बाहर भी निकलें इसको मुक्त व्यापार के लिए, ताकि इस रीजन के अंदर और भी ज़्यादा व्यापार के क्षेत्र में विकास किया जाए, आर्थिक तरक्की की जाए, इस क्षेत्र के अंदर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे 10 देशों के बीच में तो आपस में जो मुक्त व्यापार समझौता उसी का ही एक्सटेंड किया जाए, उसी को ही कॉम्प्रहेंसिव किया जाए, व्यापक किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो इसके 6 भागीदारी देश हैं इन देशों को भी शामिल करने का आग्रह किया। तो यहाँ पर हम बात करते RCE, तो उसको बोलते RCP, यानी कि आसियान प्लस जो 6 इसके भागीदारी देश हैं इनके बीच में यदि मुक्त व्यापार समझौते को स्थापित करने के लिए RCEP लाया गया, यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लाया गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि RCP क्या है। तो RCP की यदि हम बात करते हैं एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार में एग्रीमेंट के तहत आयात और निर्यात पर लगने वाले टैक्स को नहीं भरना पड़ेगा, या पहली बात नहीं भरना पड़ेगा, ये मुक्त कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, और या फिर इतना कम दिया जाएगा कि नाम मात्र का उसमें टैक्स लगेगा, या फिर बहुत कम महीन होगा। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये RCP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि 10 देश तो आसियान हो गए जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, और 6 अन्य देश कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि जापान, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चाइना, ये 6 देश इसके भागीदार हैं। तो इनको भी इसमें 10 देशों के साथ यदि वे मुक्त व्यापार के लिए शामिल किया जा रहा है, इनके बाजार को शामिल किया जा रहा है 6 देशों को, तो फिर हो जाएगा वो RCEP। तो RCEP की यदि अब बात करें तो ये RCEP क्या है कि कुल, यानी कि इसमें कितने देश हो गए, 16 देश हो गए। तो अब यहाँ पर इस एग्रीमेंट के तो 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला होगा ये RCEP में शामिल होते ही भारत ये कम्प्लीटली यानी कि रनिंग में आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अभी तक ये पूरी तरह से इसीलिए लागू नहीं, क्योंकि भारत के बिना ये लागू नहीं किया जा सकता, तो भारत को ऊपर इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड की 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि विश्व की 2 बड़ी जो जनसंख्या के दृष्टि बड़े राष्ट्र हैं, भारत और चाइना, इसमें शामिल होते ही वर्ल्ड के बड़े 2 मार्केट इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आता हम इसकी बात करें तो इसी के लिए क्या है कि आसियान प्लस 6 देशों का एक मुक्त व्यापार है, और जिसमें व्यापार के नियमों को उदार बनाना, सरल बनाना, और ताकि व्यापार की इन देशों के अंदर सुगमता हो, व्यापार के लिए इन किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए, किसी प्रकार का हर्डल नहीं हो RCEP के तहत, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और यदि हम RCEP की शुरुआत की हम बात करें तो ये हुआ था वर्ष 2012 में इसे शुरू किया गया था, और इसका पूरा नाम है क्षेत्रीय व्यापार का आर्थिक साझेदारी, यानी कि RCEP। तो ये होगी इसकी कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि फिर भारत के द्वारा इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि भारत इसको बार बार डिनाई क्यों कर रहा है भारत इसमें शामिल होने के लिए। क्योंकि हाल ही के अंदर आपने देखा होगा जब नवंबर 2019 के अंदर ये बैठक हुई थी, तब भी भारत के ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया था, भारत के ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया
कि आप आरसीईपी में शामिल हो जाइए, तो लगा, लेकिन भारत उसके उस समय भी शामिल नहीं हुआ। तो अब हाल ही के अंदर जो 29 अप्रैल सन 2019 को बैठक हुई, 29वीं बैठक आरसीईपी की, उसमें भी भारत को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फिर आरसीईपी में ऐसा क्या है जब मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है दुनिया भर के देशों के अंदर, ये जो 16 के 16 देश है उसमें भारत की कंपनियां प्रवेश करेंगी, भारत के प्रोडक्ट जाएंगे, भारत में विदेशी कंपनियां, यानी कि इन 16 देशों की प्रोडक्ट आएंगे, तो इससे कि लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी तो फिर सस्ता माल उपलब्ध होगा। तो ऐसे में फिर भारत के द्वारा क्यों डिनाई कि अच्छा फिर इतना ही नहीं, भारत के अंदर निवेश बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां जब आएंगी तो निवेश बढ़ेगा, लेकिन भारत इसके ऊपर मना क्यों कर रहा है? पहली बात यहाँ पर क्या है कि भारत क्यों बार बार आरसीईपी को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है शामिल होने के लिए? पहली बात यहाँ है कि आरसीईपी के अधिकांश देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा है, नंबर एक, क्योंकि इन्हीं देशों के जो आरसीईपी के अधिकांश देश जैसे चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा है। और भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापार घाटा है यानी कि ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ भारत का आप अंदाज़ा लगा 95-96 बिलियन डॉलर का व्यापार है भारत और चाइना के बीच में, लेकिन उसमें से 54 बिलियन डॉलर का हमारे साथ क्या है, डेफिसिट चल रहा है, इनके व्यापार घाटा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर व्यापार घाटे से संबंधित क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि व्यापार घाटा होता है कि हम जब निर्यात कम करते हैं और आयात अधिक करते हैं तो उससे ही हम बोलते हैं व्यापार घाटा। तो इस वजह से भी भारत चिंतित है कि फ्री ट्रेड नहीं होने की वजह से जब भारत का व्यापार घाटा चल रहा है इन देशों के साथ, तो यदि मैं आरसीईपी में भारत यदि शामिल होता तो व्यापार घाटा और अधिक हो जाएगा। क्योंकि इतना ही नहीं, जैसे भारत की हम बात करें तो दक्षिणी कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ भारत का पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि पहले से ही भारत का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है इन देशों के साथ, परंतु उसका भारत को कोई लाभ नहीं मिला है और इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि इस एग्रीमेंट के तहत 92% वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा या फिर जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समझौते के तहत आरसीईपी के अंदर ये प्रावधान है कि 95% वस्तुओं पर टैरिफ कम किया जाएगा और या फिर क्या होगा कि जीरो रखना पड़ेगा और उन वस्तुओं के ऊपर भी भारत को कम करना पड़ेगा जिन वस्तुओं पर भारत आज 25% टैक्स लगाता है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इससे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा कि डेफिसिट बढ़ेगा, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, भारत का रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जिन वस्तुओं पर आज भारत 25% टैक्स लगाता है उन्हीं वस्तुओं के ऊपर फिर इस आरसीईपी में शामिल होने से 0% पर भारत को टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में क्या भारत बहुत सी वस्तुओं के ऊपर एंटी डंपिंग लगा लेता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाकर काफ़ी ज़्यादा उसमें उसके ऊपर यानी कि रोक लगा देता है कि यदि उस वस्तुओं से भारतीय मार्केट को बड़ा खतरा होता है। और तीसरी बात यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कि भारत में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सभी विश्व उद्योग से प्रतिस्पर्धा झेलने की योग्य नहीं की, यानी कि आज की यदि हम बात करें तो भारत का जो एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, भारतीय उद्योग हैं, तो अभी तक वर्ल्ड के जितने भी उद्योग हैं कंपनी या उनके साथ compete करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहली बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित है और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हमारे जो लघु कुटीर उद्योग हैं वो अभी तक इतनी यदि टेक्निकल दृष्टि से डेवलप नहीं है और इनके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाई है कि जिस वजह से कि ये वर्ल्ड की उद्योगों को compete कर पाएँ। इस वजह से भी भारत पीछे हट रहा है कि यदि आरसीईपी में भारत शामिल होता है और विदेशी कंपनियां फिर भारत के अंदर बाढ़ की तरह आएंगी तो हमारा जो ये कृषि उद्योग है और छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं ये चौपट हो जाएंगे। तो इस वजह से भारत रोक रहा है। और अगली बात आती है जब कृषि की बात चल रही है तो क्योंकि भारत का जो कृषि की बात करें, पशुपालन और डेयरी उद्योग की बात करें तो ये बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि आज के समय में हम जो कृषि
पशुपालन की हम बात करें, डेयरी उद्योग की बात करें, तो वो हम एक बिजनेस के रूप में नहीं लेते हैं, इसको एक लोग अपनी आजीविका का एक बड़ा साधन मानते हैं। आज भी आप देख लोगे कि हर किसान के घर में थोड़ा छोटा मोटा आपने देखा कि जो दूध है वो एक आजीविका के रूप में, एक कमाई के रूप में ही यूज किया जाता है, यानी डेयरी के अंदर डेयरी पर दूध को डाला जाता है। तो अब यदि मान, और यहाँ पर आप देख सकते हो 50 मिलियन लोग हैं हमारे जो पशुपालन या डेयरी पर निर्भर है हमारा किसान, तो अब अंदाजा लगा सकते हो यदि भारत इसमें शामिल होता है तो न्यूजीलैंड का जो डेयरी उद्योग है वह भारत के जो ये आजीविका का किसानों का साधन है इसको निगल जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो न्यूजीलैंड दुनिया का प्रमुख डेयरी उद्योग निर्यातक हैं, क्योंकि देखिए डेयरी उद्योग निर्यातक, और वहाँ पर एक किसान के पास हजार हजार गायें हैं, उनको एक बिजनेस के रूप में स्थापित किया गया है और सरकार बड़े स्तर पर उन लोगों को सब्सिडी देती है। न्यूजीलैंड की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यदि ऐसा होता है तो फिर वहाँ का दूध है, वहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भारत में उतरेंगे और वहाँ पर, और आज के समय में यदि आप बात करो मिनिमम यदि हम बात करें 30-40-50 रुपए जो आज भारत के अंदर दूध चल रहा है और वही भारत में दूध मिलेगा यदि न्यूजीलैंड जैसे देशों के प्रवेश कर जाएंगे डेयरी क्षेत्र के भारत में, तो वो यही दूध मिलेगा 10-10 15-15 रुपए का, क्योंकि वहाँ का दूध इतना सस्ता होगा 10-10 20-20 रुपए में मिलेगा। तो फिर भारत के 30-40 रुपए वाले दूध को कौन खरीदेगा? तो इसलिए भी इस उद्योग को बचाने के लिए, इस लोगों के आजीविका को बचाने के लिए भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हो रहा है। अगली बात यहाँ के टैरिफ दर का जो आधार है वो वर्ष 2013 रखा गया है, और लेकिन उसके बाद में 2013 के बाद 2014 से 2019 में या वर्तमान में आज आप देख लिए भारत में टैरिफ की जो दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये भी संभव नहीं है कि हम आधार वर्ष टैक्स का 2013 रखें। अगली बात है कि आसियान देशों को ये भारत बार बार आग्रह करते कि आप आरसीईपी के अंदर एक सेवा सेक्टर को खोलिए, और क्योंकि ये लोग हैं सेवा सेक्टर को नहीं खोल रहे हैं, और यदि सेवा सेक्टर खोलो तो हमारे यहाँ पर जो बड़ी युवा आबादी है और बड़ी बेरोजगार लोगों की कतार है, वहाँ भारत उनको वहाँ पर प्रवेश करवाएगा, भारत वहाँ पर उनको यानी कि कंज्यूम करेगा तो भारत को फ़ायदा होगा, लेकिन ये लोग उसको खोल नहीं रहे, तो ये भी भारत की एक बड़ी आपत्ति है। तो इस वजह से भी, और फिर इसी के साथ आप देख लो कपड़ा उद्योग की बात करें तो ये आप वियतनाम, भारत, बांग्लादेश, चाइना, तो चाइना की हम बात करें तो इन देशों के बीच में जो कपड़ा उद्योग को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है तो वो और ज़्यादा प्रभावित होगी। तो इस वजह से ये तमाम बातें हैं जिन वजह से भारत आज आरसीईपी में शामिल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को लगता है कि इससे हमारा जो घरेलू उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो जाएंगे, इस वजह से भी भारत शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत को आरसीईपी में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उन्होंने ये उनका एक तर्क ये है कि भारत कब तक इनको बचा के रखेगा। यदि ये प्रतिस्पर्धा में भारत इन उद्योग धंधों को उतारता है तो ये वर्ल्ड के मार्केट से कम्पीट करेंगे, और कम्पीट करेंगे तो ये अपना आगे विकास करेंगे। तो ये इसलिए ही इस वजह से भी लोगों की भारत के द्वारा आलोचना भारत की जा रही है कि आप एक तरफ मेड इंडिया का नारा लगाते हो, एक तरफ आप निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हो, विदेशी निवेशकों को भारत में आमंत्रित करो, वहीं आप आरसीईपी में नए शामिल होकर आप एक वो कहते हैं ना कि मैदान में उतरने से पहले भी हार मानने वाली बात सिद्ध कर रहे हो। तो इस वजह से भी आलोचना का बात हमेशा एक केंद्र बना हुआ आरसीईपी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा, और आप इस विषय के ऊपर क्या जानते हो, आप का क्या कहना है कि क्या भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपना व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।